चलिए, आज का जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए जो है कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम जो है आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, जिसको हम हिंदी में हम जो है उसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक, चैप्टर का नाम अपना है द्विघात समीकरण, उसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण, जैसे पिछले चैप्टर जो आपको था बहुपद हम पढ़ाए थे, बहुपद में क्या था, जो दो घात वाले हम बहुपद को पढ़ाए थे। तो दो घात वाला बहुपद जैसे आपको बताए थे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पिछले वाले चैप्टर में बहुपद वाले में हम आपको दो घात का बहुपद बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो होता है ये दो घात का बहुपद था। यहाँ जो है, यहाँ पे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो समीकरण वाले केस में क्या हो जाएगा, जो ये यहाँ जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस यहाँ पे लास्ट में जो है यहाँ पे इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक। यानी कि ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें क्या होगा, जो वेरिएबल जो ये x है, इस x का जो घात होगा वो घात हमें 2 दिखेगा, यानी अधिकतम घात, जो मैक्सिमम घात होगा वो घात हमें वहां पे 2 दिखेगा।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण जो होता है उसका क्या होता है, जो मानक रूप जो होता है, मानक रूप उसका हम लेके चलते हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसी द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। तो मानक रूप में यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ए बी और सी, ए बी और सी, जो स्मॉल ए बी और सी है, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो यहाँ जो ए बी और सी है, ए कोमा बी कोमा सी, ये सभी क्या होंगे, कोई वास्तविक संख्या होंगे। ए बी सी जो होंगे क्या होंगे, कोई भी वास्तविक संख्या होंगे। ठीक, कोई भी वास्तविक संख्या होंगे, बट ए इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि 0 जो होता है वो भी वास्तविक संख्या में आता है। ठीक, तो ए बी सी जो है वो क्या होंगे, कोई भी वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, जो ए का जो मान है वो ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए का मान 0 हो गया फिर ए का मान यहाँ पे 0 हम रखेंगे, यहाँ पे जब ए का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने पे ये वाला पूरा का पूरा टर्म ही यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर वहां पे आपको क्या दिखेगा, बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी जो है उसमें एक्स का घात कितना है, 1 है। बी एक्स प्लस सी में जो एक्स का घात है वो घात कितना है, 1 है। तो वो फिर द्विघात नहीं होगा, वो फिर क्या होगा, एक घात का समीकरण। ठीक, और एक घात वाले समीकरण में वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे x जो है उसका अधिकतम पावर क्या है, 1 ही है। ठीक, तो यहाँ पे हमें याद रखना है ए बी और सी जो होगा ये कोई वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन ए का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 हुआ फिर ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक, तो द्विघात समीकरण के लिए हमें जो चर राशि x या y या t जिसमें भी चर राशि रहेगा उस चर राशि का मैक्सिमम जो घात है वो कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। अगर घात उसका 2 है तो फिर क्या होगा, द्विघात होगा। अगर घात 2 नहीं है फिर वो क्या होगा, द्विघात नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा, जिसमें क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल 0 आएगा। तो द्विघात समीकरण जो है उसका मानक रूप हम आपको बता दिए, वो क्या होगा, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप का अगर कोई भी समीकरण आपको दिखता है तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसके हल निकालने के लिए हम देखेंगे द्विघात समीकरण का, तो 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड विधि से x का मान निकालने के लिए। एक तो हम वो दिखेंगे, दूसरा जो है यहाँ पे क्या होता है, जो कोई भी द्विघात समीकरण है इसका घात क्या है, 2 है। घात कैसे पता करेंगे, तो जो x है, ये जो x है, इस x में यहाँ भी x है, अधिकतम घात कितना है, अब मतलब घात का मतलब उसका पावर क्या है, यहाँ पे x जो है उसका पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, अधिकतम कितना है, 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। अब देखिए जब ये द्विघात समीकरण है इसमें क्या होगा, जो a इज नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होता है फिर वो द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, एक घात का समीकरण। और जो एक घात वाले समीकरण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक, जो एक घात वाले समीकरण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हम कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं जो उसको पहचानने के लिए, जब कैसे पहचानेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि एक्स का घात कितना है, 2 है। ठीक, जब भी एक्स का घात 2 रहेगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। अधिकतम घात 2 ही रहना चाहिए। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात। या एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये एग्जांपल लिए, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण का ही रूप है। ठीक, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण ही है। मान चलिए 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये ले लिए, ये भी क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो हमें द्विघात समीकरण तो हम पहचान गए, कैसे पहचानेंगे,
जो x जो रहेगा, जो भी चर उसमें रहेगा, उस चर का हमें घात देखना है, उस चर का घात क्या है, अधिकतम पावर क्या है। अगर उसका पावर 2 है तो क्या होगा, द्विघात होगा। हम द्विघात हम ऐसे पहचान लेंगे। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। अगर आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, हम क्या बोलेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a कोमा बी कोमा सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, और a का वैल्यू क्या है, इज नॉट इक्वल 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल 0। और बोलेंगे एबीसी क्या है, एबीसी क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या होगा। क्लियर है, ये हम द्विघात समीकरण को हम पहचान लिए। किसको बोलेंगे, यानी दो, जिसमें वेरिएबल का घात 2 होगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए, आगे जो है, अब द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण अगर है तो उसके अधिकतम जो होंगे उसके 2 मूल होंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे, अधिकतम 2 मूल होंगे। ठीक, 2 मूल होंगे। क्योंकि 2 मूल क्यों होंगे, क्योंकि इसका जो घात है, x का घात क्या है, 2 है, x का घात 2 है, यानी कि यहां से x का 2 मान निकल के आएगा। वो जो 2 मान निकल के आएगा, उस एक मान का नाम हम दे देते हैं अल्फा, और दूसरे का नाम हम दे दिए बीटा। ठीक, यानी किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मूल। ठीक, यानी कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, मूल बोल रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के क्या होंगे, 2 मूल होंगे, यानी उसके 2 हल निकल के आएंगे। क्लियर है, 2 हल निकल के आएंगे। तो ये जो 2 हल हैं, वो दोनों हल हम मान लिए, एक हल अल्फा है और दूसरा हल क्या है, बीटा है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 2 से अधिक नहीं हो सकते। क्लियर है, कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा तो उसका जो मूल है कभी भी 2 से अधिक नहीं हो सकता। उसका अधिकतम जो मूल होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा, ना 2 से ज्यादा होगा ना 2 से कम होगा। अब ऐसा हो सकता है जो दोनों के दोनों मूल समान होंगे। ठीक, दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, या तो दोनों समान होंगे या दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब हम उसके बारे में, हम जो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे उसको हम कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक, तो देखिए, तो द्विघात समीकरण के हमेशा क्या होंगे, 2 ही मूल होंगे, एक मूल होंगे अल्फा और दूसरा मूल क्या होगा, बीटा। ठीक, एक मूल अल्फा, दूसरा मूल क्या होगा, बीटा। तो इस मूल को निकालने के लिए हमारे पास जो है एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, द्विघात सूत्र या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, वो फॉर्मूला क्या था, देखिए, उसके लिए जो था हमें एक टर्म वहां पे पढ़ना पड़ा, विवेचक। एक टर्म हमें पढ़ना पड़ा, विवेचक। ठीक है, विवेचक जो होता है उसको हम निरूपित करते हैं डी से या फिर डेल्टा से। एक टर्म हमें पढ़ना पड़ा विवेचक। ठीक, उसको हम डिनोट करेंगे डी से या फिर डेल्टा से, या तो डी से डिनोट करेंगे नहीं तो डेल्टा से करेंगे। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, जो डी जो है वो, उसका एक फॉर्मूला दिया गया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी जो विवेचक है उसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया, जो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब देखिए इसमें बी, ए और सी के बारे में देखेंगे। जो बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है। देखिए, ए जो होता है, यहां पे देखेंगे जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, इसमें देखेंगे ए क्या है। तो देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला। ठीक, हम बोलेंगे ए जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर के गुना में है। अब बी के बारे में लिखेंगे, बी क्या है, एक्स का गुणांक। बी क्या होगा, एक्स का गुणांक। बी क्या है, एक्स के साथ वाला। अगला हम देखेंगे सी, जो टर्म है सी। देखिए सी क्या होगा, एक नियतांक है। सी जो है वो क्या है, एक नियतांक है, यानी कि एक क्या है, अचर राशि है, जिसका मान क्या होगा, नहीं बदलेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। यानी सी क्या है, एक अचर राशि है। तो जो विवेचक है उसको हम डी से निरूपित करेंगे या फिर डेल्टा से लिखेंगे।
और डी का सूत्र हमें दिया गया है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी, ए और सी क्या है उसके बारे में हम डिफाइन कर दिए। जो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। अब बी क्या होगा, एक्स का गुणांक, यानी बी कहाँ है, एक्स के गुणा में है। और सी क्या होगा, नियतांक, यानी कि जो अचर पद है लास्ट वाला, जिसमें क्या है, एक्स नहीं है। ये जो है ये हम विवेचक पढ़ लिए। ठीक, विवेचक क्या होता है उसको हम निरूपित करेंगे डी से, और डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए अगला जो है, अब हम देखते हैं इसके मूल, यानी अल्फा और बीटा का मान। अल्फा और बीटा का मान देखेंगे तो उसके लिए देखिए, जैसे कि एक सूत्र हमें दिया गया x इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ये द्विघात सूत्र है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी का वैल्यू अभी आपको बताए थे क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया डी का वैल्यू, यहाँ पर रिप्लेस कर दिए। डी क्या है, विवेचक, उसका वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पे देखिए जो x है, x के साथ में क्या है, प्लस और माइनस दो मान है। x के साथ में प्लस और माइनस हमें दो मान दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिए हैं अल्फा और बीटा। एक बार प्लस साइन हम लेंगे और एक बार हम माइनस साइन लेंगे। देखिए जब हम प्लस साइन लेंगे तो वो निकल के आएगा अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, जब माइनस साइन लेंगे तो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ये दोनों जो है इस द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे अल्फा बीटा। उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। ठीक, जो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। डी क्या है, विवेचक है, और ए बी क्या है वो आपको बता दिए थे। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है, नियतांक होता है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसके मूल हम निकाल लेंगे। ठीक, इसके मूल निकालने के बाद अब हमें देखना होगा जो मूलों की प्रकृति क्या है, उसकी जो है नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, यानी मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। मूल जो है वो वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, या उसके मूल जो है वो समान होंगे या फिर क्या होंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला अपना है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, यानी कि जो द्विघात समीकरण है उनके मूलों की प्रकृति देखना है, जो उसका नेचर क्या होगा, किस नेचर का है। ठीक है, इसमें हम तीन केस लेके चल रहे हैं। देखिए केस फर्स्ट, पहला केस है, यानी जो द्विघात समीकरण जो है उसके मूल जो है, देखिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है। यानी फॉर्मूला जो हम लिखे थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, यानी कि उसका जो मूल जो होगा, उसका जो हल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस डी पे। जो इस डी का नेचर क्या निकल के आ रहा है। ठीक, तो डी का मान देखना है, जो धनात्मक है, ऋणात्मक है, या फिर जीरो है। धनात्मक होगा तो क्या होगा, या फिर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, अगर डी का मान जीरो है तो क्या होगा। ठीक, इन तीनों केस के बारे में हम देखेंगे। तो पहला केस हम देख रहे हैं केस फर्स्ट। चलिए केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में हम लेके चल रहे हैं जब डी ग्रेटर देन जीरो हो। हम क्या लेके चल रहे हैं, जब डी ग्रेटर देन जीरो हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। डी जो डी ग्रेटर देन जीरो, यानी डी का मान जीरो से बड़ा, तो डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। इस केस में क्या होगा। ठीक, अब ये पता कैसे करेंगे, जो डी का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है या फिर जीरो है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के लिए हम एक लेते हैं,
जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक हम द्विघात समीकरण ले लिए। ठीक, इस द्विघात समीकरण में पहले ए, बी और सी इन तीनों का मान लिख लेंगे। जो ए बी सी का मान क्या है, अभी आपको बताए थे। जो ए का मान क्या होता है, मूलों जो द्विघात समीकरण के जो मूल थे अल्फा बीटा, उसका हम फॉर्मूला भी आपको बताए। उसका हमें नेचर देखना है, नेचर उसका क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में देखिए, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति। मूल जो है द्विघात समीकरण के उनकी हमें प्रकृति देखना, जो किस नेचर के हैं। ठीक, उसके लिए हम 3 केस डिस्कस करेंगे। 3 केस। पहला केस देखिए, यानी कि केस फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, जब d ग्रेटर देन 0 हो, जब d ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब d का मान धनात्मक होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, d का मान धनात्मक होगा। और d का जो सूत्र है वो लिखवाया था अभी आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से ज्यादा है, यानी कि धनात्मक है। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, मूल, उस केस में जो मूल होगा, याद रखेंगे, उस केस में क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर है। जब d का मान धनात्मक होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर है। जब d का मान धनात्मक होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में क्या होंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ध्यान रखेंगे, पहला केस हो गया जो d ग्रेटर देन 0 यानी d का मान धनात्मक होगा, तो मूल का मूल जो है उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर है। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। अगला देखिए केस सेकेंड। केस सेकेंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक, क्या लिखे, जब d का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी d बराबर 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा। इस केस में क्या होंगे, मूल जो होंगे वो समान होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यानी मूल वास्तविक जो है अपने पास 2 केस में मिल गया। कौन कौन केस, केस फर्स्ट केस सेकेंड, दोनों में मूल वास्तविक होंगे। पहले वाले केस में क्या है, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे, और दूसरे केस में क्या है, मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। क्लियर है। फर्स्ट केस क्या था, जब d का मान धनात्मक होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। और दूसरा केस हम क्या देखे, जब d का मान 0 होगा, d बराबर 0 होगा, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दोनों मूल समान होंगे, उस केस में क्या होगा, जो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा।
क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी समान है। द्विघात समीकरण के दो मूल हम लिए थे, एक अल्फा एक बीटा, ठीक। तो अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे कंडीशन आया है दोनों मूल समान होंगे। समान का मतलब क्या होगा, दोनों मूल बराबर होगा, क्लियर है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। जब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा तो इसको निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला दिया गया है, ठीक। जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, इसको आप अलग से याद रखिएगा। सेकेंड केस के लिए, सेकेंड केस के लिए है जब दोनों मूल समान होंगे, उस केस में क्या होगा, जो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, इस फॉर्मूला से लगाएंगे। और जो फर्स्ट वाला केस था उसमें क्या था, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। तो उस केस में जो द्विघात का फॉर्मूला अपने पास जो स्टार्टिंग में लिखे थे, द्विघात समीकरण का सूत्र x इक्वल टू माइनस बी वाला लिखे थे ना, यहाँ पे जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा अपना फर्स्ट वाले केस में। दोनों मूल क्या होंगे, उससे अलग अलग आ जाएंगे, एक धनात्मक वाला प्लस साइन लेने पे और दूसरा जो होगा वो माइनस साइन लेने पे। और ये केस सेकेंड में आ जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, ठीक। तो दो केस हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा केस देखिए, केस थर्ड, केस थर्ड में है जब d लेस देन जीरो, तो जब d का मान क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो मतलब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जीरो से लेस कोई भी मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो लेस देन जीरो, तो मूल जो होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। जब d का मान ऋणात्मक होगा, यानी d का मान क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, तो इस केस में क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो जब काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे, जब काल्पनिक होंगे, तो काल्पनिक वाले केस में क्या होगा, जैसे इन दोनों केस में क्या था, वास्तविक था, ठीक। तो जो काल्पनिक मूल होते हैं, यानी कि संख्या जो होती है ना, संख्या वो दो प्रकार, एक वास्तविक और एक क्या होती है, काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी कि जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करें, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक। और जिस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होगा, जो थोड़ा सा बस आपको हिंट हम दे रहे हैं। काल्पनिक संख्या का एग्जांपल में जैसे कि स्क्वायर रूट -3 आ गया, स्क्वायर रूट -4 आ गया, स्क्वायर रूट -1 आ गया, ये सब प्रकार के जो संख्या हैं वो क्या होंगे, काल्पनिक संख्या। इनकी रूट जो रहेगा, रूट के अंदर में ऋणात्मक चिन्ह लगा रहेगा, क्लियर है। जो रूट रहेगा उसके अंदर में क्या रहेगा, ऋणात्मक चिन्ह लगा रहेगा। तो ये सब टाइप का जो संख्या होता है वो संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या मतलब उसके बारे में कल्पना करेंगे, देखने में लग रहा है ये एक संख्या है, लेकिन वास्तव में ये कोई संख्या नहीं है, ठीक, क्लियर है। ये हम देख लिए तीनों केस। केस फर्स्ट एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं तीनों को। केस फर्स्ट में क्या था, d ग्रेटर देन जीरो। तो d ग्रेटर देन जीरो का मतलब तुम विवेचक जो निकालोगे उसका मान तुम्हें धनात्मक मिलेगा, तो क्या बोलोगे, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे, क्लियर है। दूसरा, जब d बराबर जीरो होगा, तो d बराबर जीरो होगा तो उस केस में क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, क्लियर है। उसके बाद तीसरा केस, जब d लेस देन जीरो है, यानी d का मान क्या है, ऋणात्मक है, इस केस में सीधा बोल देंगे वास्तविक मूल नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्लियर है। ये तीनों पॉइंट जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें एक नया चीज आता है, अब हम चल रहे हैं मूलों का योगफल। अब हम इसमें एक पॉइंट, हम एक फॉर्मूला नया देख रहे हैं, मूलों का योगफल तथा गुणनफल, ठीक। यानी मूल अपने पास क्या है, अल्फा बीटा, उसका योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अपने पास ये दो टाइप है, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो अब इसमें देखिए जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, एक है मूलों का योगफल और इसको बोलेंगे मूलों का गुणनफल। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग याद रखेंगे,
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? सी बाय ए। ठीक, ए बी सी क्या है इसके बारे में हम आपको पहले बता दिए। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है? नियतांक, यानी कि जिसमें एक्स नहीं रहेगा, कांस्टेंट वाला जो नियत मान है। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। यानी मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। क्लियर है? तो ये हम कुछ जो द्विघात समीकरण के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हम डिफाइन कर दिए। अब इसका हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक, जो द्विघात समीकरण है इसका हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, जो द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अभी आपको मूलों की प्रकृति बताए थे, 3 केस। फर्स्ट केस क्या था? जो d ग्रेटर देन 0, तो क्या था? मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। सेकेंड केस, d बराबर 0, तो मूल क्या होंगे? d बराबर 0 में क्या था? मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। और एक तीसरा केस हम आपको बताए थे, जो d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 वाले केस में क्या होंगे? मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। मूल जो होंगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक, तो उसी का यहाँ पे क्वेश्चन है, जो द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसके मूल जो है उसके हमें नेचर देखने, जिसका नेचर क्या होगा। ठीक, चलिए, ये अपना समीकरण दे रखा है। देखिए, पहले हम ए बी और सी का मान लिखेंगे, ए बी और सी का मान लिखेंगे। ठीक, देखिए, ए का मान क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 4, यानी ए का मान 4। बी का मान क्या होगा? जो एक्स के साथ में होगा। एक्स के साथ में कितना है? 4 ही है। सी का मान क्या होगा? जिसमें एक्स नहीं होगा वो कितना है? 1। ये आ गया 1। लिख लिए। मूलों की प्रकृति के बारे में जब आपसे पूछेगा तो सीधा सा क्या करना है? डी का मान निकालना है, विवेचक निकालना है। क्या निकालना है? डी का मान। ठीक, तो देखिए, डी बराबर, अभी आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान 4, ए का मान 4 और सी का मान 1। तो डी बराबर, देखिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से किए तो क्या हो जाएगा? 16। तो डी बराबर 16 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। अभी जो है डी का मान 0 आ गया। अब हमें खुद से सोचना है, जो डी का मान जब 0 है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? 3 केस बताए थे, ये कौन सा केस हो गया? सेकेंड केस। डी बराबर 0, जब डी बराबर 0 होंगे तो क्या होंगे? मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। अब देखिए, ऑप्शन में वास्तविक और समान गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और बराबर, सही है, क्योंकि अपना क्या बोल देते हैं? वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। समान की जगह पे इसमें क्या लिखा हुआ? बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तीसरे ऑप्शन में है जो कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये गलत है। एक से अधिक, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है? जो समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। अभी आपको सूत्र बताए थे मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एबीसी का मान लिख लेंगे, ए बी और सी। ए का मान क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 7। बी का मान क्या होगा? जो एक्स के साथ में होगा। एक्स के साथ में कौन सा है?
-12 चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस चिन्ह रहेगा साथ में लिखेंगे। सी का मान क्या है जिसमें एक्स नहीं होगा, तो 18। ठीक, बोला है मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। योगफल और गुणनफल का अनुपात, देखिए योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अनुपात मतलब बटे, और गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी आपको लिखवाए थे -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे c/a। देखिए a से a कैंसिल, तो क्या आ गया, माइनस का b/c, क्या गया, माइनस का b/c, यानी कि उसका जो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, माइनस b का मान क्या है, -12। तो एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में है और एक ये वाला माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 12 अपॉन सी का मान कितना है 18, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12/18, ये 6 से कट जाएगा, 6 से ये 2 बार में, 6 से ये 3 बार में, कितना आ गया 2/3। तो पूछा था मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या होगा। योगफल का हम सूत्र पढ़े थे, क्या होता है -b/a, और गुणनफल का था c/a, a से a कैंसिल, क्या बच गया -b/c, और bc का मान पता था वो हम रख दिए, आ गया 2/3, मतलब 2:3। देखिए कहाँ है 2:3, ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है, इसमें क्या है 3:2 है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपना जो आंसर है कितना आया 2:3 आया। एक हम अल्फा प्लस बीटा बराबर लगाए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लगाए c/a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो बचा -b/c, लिख दिए -b/c, और b का मान कितना था -12, यहाँ पे -12, और c का मान कितना था 18 रख दिए। अब 6 के टेबल से ये कट जाएगा, 6 से ये 2 बार में 12, और 6 से ये 3 बार में 18, कितना आ गया 2/3, यानी कि 2:3। तो यहाँ पे 2:3 नहीं, यहाँ पे 3:2 दे रखा है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि समीकरण इतना, एक समीकरण दे रखा है 3x² - 10x + 3 = 0 का मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल होगा। तो ये जो समीकरण है इसका एक मूल हमें क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक, और दूसरा मूल पूछा है, दूसरा मूल क्या होगा, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, जिसमें से एक मूल दिया है 1/3, तो दूसरा क्या होगा, देखिए, यानी कि यहां से हम a का मान लिखेंगे, b का मान लिखेंगे, c का मान, a का मान क्या होगा x² के साथ वाला 3, b का मान क्या होगा x के साथ वाला तो -10, c का मान क्या होगा 3, abc का मान हम लिख दिए। हमें एक मान दिया हुआ है, ठीक, दूसरा मान हमें निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का b/a, मूलों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। चलिए, यानी कि अल्फा और बीटा में से एक मान हमें दे दिया है 1/3, मूल दिया है, मतलब अल्फा बीटा में से कोई भी एक मान, अल्फा भी बोल सकते हैं उसको, बीटा भी बोल सकते हैं। मान चलिए अल्फा दे रखा है 1/3 प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है -10, अब बटे ए का मान कितना है 3, यहां से देखिए 1/3 प्लस बीटा बराबर 10/3, माइनस माइनस प्लस, यहां से बीटा बराबर 10/3 माइनस 1/3, इसको उठा के इधर ले लिए, इसको उठा के हम इधर ले, प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, तो बीटा बराबर देखिए 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9/3, भिन्न का घटाव कर लिए, 3 से कैंसिल, ये 3 इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि आंसर कितना आ गया 3, यानी कि एक मूल जो है वो कितना था 1/3, तो दूसरा मूल जो है, दूसरा मूल कितना आ गया प्लस का 3 आ गया, ठीक। तो अब यहां से देखिए, तो हमें क्वेश्चन में सीधा सा बोला था जी एक मूल दिया हुआ था और दूसरा मूल हमें निकालना था, हम वहां पे क्या किए मूलों के योगफल का फॉर्मूला यूज कर लिए, या फिर मूलों का जो गुणनफल था उसका भी फॉर्मूला यूज कर लेते, तो क्या होता उससे भी निकल के आ जाता। तो ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, यहाँ पे -3 है, जबकि अपना आंसर क्या आया +3 आया है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए 4 को ऑप्शन आपको दे रखा है, यानी कि 4 ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, यानी कि 2 ही दे रखा है, 1 2 3 को ये दे रखा है, 2 को ऑप्शन ये दे रखा है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको बताए थे द्विघात समीकरण हम किसको बोलेंगे, जिसमें x का अधिकतम घात क्या रहेगा, 2 रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। दो घात वाले समीकरण को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, या द्विघात समीकरण को हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। जो द्विघात समीकरण होता है उसको हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। देखिए ये द्विघात, ये जो है ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x का घात क्या है, 1 है, x का घात क्या है, 1 है, ये द्विघात नहीं होगा। अब इसको चेक कीजिए, ये द्विघात है या नहीं है, ये द्विघात होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये द्विघात होगा। तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए, ये द्विघात है या नहीं है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। आप लोग बोलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है, कट जाएगा। देखिए एक्स को एक्स से गुणा किए एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से गुणा किए 3x बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचा 3x, यानी x का घात कितना है, 1 है, ये द्विघात नहीं है। द्विघात कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जिसमें घात 2 रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विघात। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में है जो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, उसके मूलों का नेचर क्या होगा। जो आपको 3 केस बताए थे वही केस पूछ रहा है, उसके प्रकृति क्या होंगे, उसके नेचर क्या होंगे। देखिए यहाँ पे ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1, बी एक्स के साथ में क्या है 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, सी बिना एक्स वाला कितना है माइनस का 1। एबीसी लिख लिए। अब मूलों की प्रकृति जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे, विवेचक का मान निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है 1 माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान -1। यहां से 1 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 गुना 1 हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी डी का मान 5 आ गया। मतलब क्या आ गया, डी ग्रेटर देन 0, धनात्मक मान मिला। तो जब धनात्मक मान मिला तो इसका मतलब क्या हो गया, डी का मान क्या है, धनात्मक है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये कौन सा केस हो गया, पहला केस। पहले केस में क्या था, डी ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। देख लीजिए कौन सा होगा, ये रहा, वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग अलग, मतलब असमान। ऑप्शन नंबर आ गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से वही बोला, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, हमें चेक करना है द्विघात। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किए तो एक्स, -2 को एक्स से किए तो -2x, अब -2x, अब फिर -2 को 1 से करेंगे तो -2 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण होगा। बोला निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। हमें क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक, बी में चेक करते हैं। बी में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी द्विघात समीकरण है। अपना आंसर ये भी नहीं होगा, जो नहीं है उसको टिक करना है। एक है इनमें से एक से अधिक, यानी अभी तक तो अपने पास ये द्विघात है, ये द्विघात है और ये भी द्विघात है। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि बोला था जो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये जो तीनों दे रखा है तीनों का तीनों द्विघाती समीकरण है। तीनों क्या है, द्विघात समीकरण ही है। अगला देखिए, द्विघात समीकरण इतना का विभक्तर निम्नलिखित में कौन है। जो ये विभक्तर लिखा हुआ ना, इसी को हम बोल दिए थे विवेचक, वही विवेचक का ही नाम है। ठीक, यानी हमें से क्या पूछा है, डी का मान पूछा है। तो देखिए ए का मान कितना होगा 1 एक्स स्क्वायर के साथ, बी का मान एक्स के साथ में क्या है -5, सी का मान एक्स के साथ में कितना है 4। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान -5 का स्क्वायर, अब 4, ए का मान 1, सी का मान 4, ये जगह 5 का स्क्वायर 25 -16 बराबर कितना आ गया 9, यानी डी बराबर कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। क्लियर है, विवेक्टर जो है वो किसको बोलते हैं, विवेचक को ही बोलते हैं। ठीक,
उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए हम उसको किससे डिनोट किए थे, डी से किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा। यानी ये द्विघात समीकरण दे रखा है, बोला है मूल बराबर है, आपको बताए थे केस सेकेंड, मूल समान कब होते हैं, जब डी का मान 0 होता है। डी का मान क्या होता है, 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, डी बराबर 0 कर देंगे। क्वेश्चन में ही बोला है मूल समान है, तो हम क्या करेंगे, डी बराबर 0। और डी का सूत्र क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान, बी क्या होगा, जो एक्स के साथ में होगा, तो माइनस पी है। अब -4, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1, और सी का मान कितना है 4 बराबर 0। ये जाएगा पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। यहां से पी स्क्वायर बराबर 16, इस 16 को इधर ले आए, यहां से पी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 4, यानी पी का मान क्या होगा, प्लस माइनस 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बोला था जो इसका मान क्या होगा, यानी पी का मान क्या होगा जब मूल समान है, तो मूल समान के लिए हम क्या किए, डी बराबर 0 कर दिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो वहां से निकल गया पी बराबर प्लस माइनस 4। देखिए अगले क्वेश्चन में फिर से है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें चेक करना है कौन द्विघात समीकरण है। ठीक, देखिए ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन ये एक्स वाला टर्म क्या है, रूट के अंदर में लिखा हुआ है, जबकि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये रूट के अंदर में एक्स चला गया, इसका आंसर द्विघात नहीं होगा। अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। देखिए 3x स्क्वायर, इस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके गए, ये माइनस 6x को उधर ले जाते हैं, तो प्लस 6x, इधर पहले से 2 है, और यहाँ पे देखिए 9 प्लस 4 13, और उसको उधर लेके जाएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 11 बराबर 0। इसमें दो घात मिल गया, तो यह द्विघात समीकरण होगा। बोला था निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का घात क्या है, 3 है, x का घात क्या है उसमें 3 है, द्विघात नहीं होगा। क्लियर है, द्विघात चेक करना होगा तो क्या करेंगे, x का घात चेक कर लेंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप लोग खुद से इसको चेक कर लेंगे। अगला देखिए, निम्न समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, इसका मूल निकालना है, मतलब इसको हल करके x का मान निकालना है। हल कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर 5, ये जो -5 था इसको उठा के इधर ले आए, क्या हो गया +5, यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5/2, एक्स स्क्वायर बराबर 5/2, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2, स्क्वायर किसी चीज से हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, ये सब क्या है पूर्णांक संख्या। परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या क्या होता है, p/q का फॉर्म, 1/2 3/2 4/2, लेकिन इसमें क्या है रूट लगा हुआ है। और एक इसमें क्या है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या भी नहीं है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को। लेकिन ये वाला जो संख्या है, ये संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपना जो मूल मिला है, ये मूल क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर में जैसे कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये पूरा का पूरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए
अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना कि मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। अभी आपको बताए थे किस सेकंड में, कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या फिर समान होंगे, वास्तविक होंगे या फिर समान होंगे। तो उस केस में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाय 2a। आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवा दिए थे, जब मूल जब समान होते हैं क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा होता है और कितना होता है, माइनस बी बाय 2a। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, माइनस का बी बाय 2a। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर होता है तो मूल जब बराबर होता है तो क्या होता है, मूल जब बराबर होगा यानी कि d बराबर 0 होगा। और d का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से देखिए ये बोला है बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, गलत है ये चीज। बी स्क्वायर लेस देन 4ac ये भी गलत है। हाँ, सी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ये भी गलत है, यानी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपना मान क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac आएगा जब मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर के केस में क्या होता है, डी बराबर 0 होता है, उसका विवेचक 0 होता है। अब विवेचक 0 है तो उसका मतलब क्या है, जो वहां पे अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको है, जो वह द्विघात समीकरण जिसके 3 कोमा माइनस 3 यानी जिसके मूल 3 कोमा माइनस 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि एक द्विघात समीकरण लिखना है जिसका मूल क्या है, 3 और माइनस 3 है। यानी कि मान चलिए अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर क्या है, माइनस 3 है। अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर माइनस 3। याद रखिएगा एक फॉर्मूला भी हम लिख रहे हैं, यदि क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मूल दिए रहेंगे तो वो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में मूल दिए रहेंगे तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा का मान दे रखा है, यहां पे रख देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 3, बीटा का मान माइनस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 3, बीटा का मान माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस 3, ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। अब 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो वो द्विघात समीकरण क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो मूल जब दिए रहेंगे तो ये फॉर्मूला हम वहां पे यूज कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा, किस सेकेंड, मूल समान होगा। तो मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है। मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है। हम कर देंगे यहां से डी बराबर 0, तो डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है पी, ये हो गया पी, और सी का मान कितना है 3 इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 12p बराबर 0। ठीक, तो 16 इक्वल टू 12p, यहां से p बराबर क्या आ जाएगा, 16/12। 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 4 बार में, यहां से क्या आ गया, p बराबर 4/3, यानी कि 4/3 ऑप्शन नंबर बी। बोला था मूल समान होंगे, तो मूल समान कब होंगे, जब d बराबर 0 होगा। चलिए जो भी क्वेश्चन था आपको हम करवा दिए। अब जो है बाकी जो है आपको नेक्स्ट क्लास में जो है आगे हम करवाएंगे, और इसका जो है पीडीएफ वगैरह जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। उससे जो है अपना क्वेश्चन का जो भी जिस टाइप का भी हम क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसका जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो मेन इसमें पॉइंट है वो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वाला जो पॉइंट है, उसका नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें हम 3 केस आपको बताए थे, उन केस को हम अच्छे से याद रखेंगे। और एक इसमें क्या था, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और दूसरा था अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक, तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे।